साथियों नमस्कार। बायोलैंड ऑर्गेनिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं पिछली जो हमारा संदर्भ था उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। पिछले संदर्भ में मैंने इस बात पर बहुत ही बल दिया था और मैंने ही क्यों पूरा देश पूरा विश्व इस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है कि हमें प्राकृतिक कृषि को ही अपनाना चाहिए। लेकिन प्राकृतिक कृषि के अपनाने के दौर में जो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं उनका भी मैंने चर्चा किया था और इसी क्रम में मैंने सोचा कि मैं भी इस क्रम में कुछ हद तक मदद दे सकता हूँ। क्यों ना मैं वर्मी कंपोस्ट, जिसको हिंदी में जैविक खाद कहते हैं, उसकी उत्पादन की इकाई की एक स्थापना करूँ, जहाँ मैं तो अब उस चीज़ को एक व्यापारिक स्तर पर ले ही जा सकता हूँ, साथ साथ जो अन्य किसान हैं उन सबको भी वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद, जो केचुआ खाद भी जिसको कहते हैं, तो उसे कैसे बनाया जाता है, कैसे रख रखाव की जाती है, किस तरह की सावधानियां रहनी चाहिए, या उसमें कितना लागत होता है, कितना मुनाफा होता है, एक तरह से लोगों को या किसानों को हम उनको प्रशिक्षण देने का भी काम कर पाएंगे। ऐसा सोचकर जब मैंने एक प्रार्थना पत्र विभिन्न अधिकारियों को लिखा, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे क्षेत्रीय जो वैज्ञानिक हैं या जो प्रबंधक हैं वहाँ, उनसे लेकर जिलाधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर, कृषि पदाधिकारी एवं यहाँ तक कि जो बैंक्स कृषि में कुछ खास भूमिका निभाते हैं, जैसे नाबार्ड हुए, एवं सबसे उच्च तरीके में उच्च जो पद है, उन सभी पदाधिकारियों के साथ साथ मैंने मुख्यमंत्री बिहार को भी एक पत्र लिखा और उस पत्र का अनुभव मैं आपको पत्र भी शेयर करूंगा इस वीडियो के ऊपर। जो कई तो क्लस्टर में एक ही ईमेल के कॉपी थे और कई अलग अलग पदाधिकारियों को भी अलग अलग कॉपी हमने भेजे, और उसमें जो हमें देखने को यह मिला कि सरकार योजनाएं तो बनाती हैं, योजनाओं का जो स्वरूप है वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन स्वरूप कहने का मतलब जो पहले हैंड टू हैंड ऑफिस में जाकर विभिन्न प्रकार की जो कागजात वगैरह जमा करनी पड़ती थी, वो सब आज के डेट में ऑनलाइन तो हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उन्हीं को मदद करना चाहती है जो पहले से इस क्षेत्र में आगे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नया व्यक्ति नए व्यवसाय की तरफ बढ़ता है तो शुरू में अगर वो ये अपेक्षा रखता है कि किसी भी योजना की तहत अगर वो कोई काम करना चाहता है तो शुरू में सरकार उनकी मदद करेगी,
वो ऐसा ना सोचें। और अगर ऐसा सोचते भी हैं, कुछ योजनाएं ऐसा है भी जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर वगैरह भी आते हैं, जहां से आपकी अप्रूवल मिलने के बाद बैंक को आपकी फ़ाइल भेज दी जाएगी। लेकिन जिला उद्योग केंद्र से लेकर बैंक तक जाते जाते जो भी चैनल्स हैं, उस चैनल्स में आपको इतना कुछ आपका खर्च हो जाएगा कि आपको फिर लगने लगेगा कि नहीं, इससे बढ़िया तो शायद मैं व्यक्तिगत लोन ले करके काम किया होता तो इतनी परेशानी या इतना पैसा नहीं बल्कि इससे कम में हो जाता। तो चलो, अब उनकी क्या मजबूरियां हैं वो सब मैं उनकी बातें नहीं करूँगा, लेकिन सरकारें जो दावा करती हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, असल में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जैसा मैं समझाऊँ कि जैसे किसी शिशु का जन्म होता है तो बर्थ के टाइम में, बर्थ के समय में वो आपका सपोर्ट नहीं करना चाहता। बर्थ से आगे बढ़िए, जब आप थोड़ा पोषण युक्त होते हैं, आप शिशु थोड़ा सा बोलचाल करने लगता है, उस समय भी वो कुछ भी मदद नहीं करना चाहता। वो खड़ा भी हो जाता है, खड़ा होने लगता है, तब भी आपकी वो मदद नहीं कर पाएंगे। खड़ा होने के बाद में आप वो समझिए कि शिशु चलने लगता है, उस समय भी वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तब आप कहेंगे कि फिर मदद कब करेंगे? मदद वो आपको तब करेंगे जब शिशु चलने लगेगा, तो उन्हें दौड़ाने का काम जो है, ताकि वो शिशु दौड़ सके, यही काम सरकारें करती हैं। इसका मैं अनुभव जो किया हूँ बता रहा हूँ, बल्कि मेरी जो एक हमारे बैंक पदाधिकारी से जो बात हुई, वो बातें भी मैं आप सबको इस वीडियो में सुनाऊंगा, ताकि आप सब बढ़िया से समझ सकें कि आपको स्वयं ही इस बारे में निर्णय लेना होगा। चाहे आपके पास किसी तरह की परेशानी, किसी तरह के रिसोर्सेज की कमी हो ना हो, इन बातों से उनको कोई ताल्लुकात नहीं होता है। बस आप शुरू करें, चाहे वो आप कंपनी के फॉर्म में शुरू करें, आप एनजीओ के फॉर्म में शुरू करें, आप सोसाइटीज़ के फॉर्म में शुरू करें, या फिर ये सब तो कागजी बातें हैं, बाद में हो जाएंगी, ऐसा समझ लेंगे तो फिर आपका मदद नहीं हो पाएगा। सरकार द्वारा जो दौड़ा के चलाने वाली बात है वो नहीं हो पाएगी। तो आप शुरू करिए कोई भी चीज़, और उसको पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल तक बढ़िया से ऑपरेट करके उसे आप अपनी जो भी काम कर रहे हैं उसको आप प्रॉफिट में दिखाइए, उनका ऑडिट करवाइए, ऑडिट रिपोर्ट्स रखिए। उसके बाद जाकर के आप तीसरे साल के बाद, चाहे वो माध्यम जैसा भी हो, एकल विंडो, सिंगल विंडो, डबल विंडो, या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन, उसके बाद ही अगर कुछ मदद मिलने की आप अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो उसके बाद ही वो आपको किया जाएगा। लेकिन शुरू में जबकि बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कई चीज़ों की ज़रूरी होती है, कई रिसोर्सेज होते हैं, कितने फंड्स की ज़रूरत होती है, इन चीज़ों में अगर हम किसी तरह की उम्मीद रख के चल रहे हैं कि प्रशासन या फिर हमारे जो विभिन्न विभागों में पदानिष्ठ पदाधिकारी हैं वो हमारी मदद कर पाएंगे, तो वो हमारी मदद नहीं कर पाते। यहाँ तक कि एक बात सुन कर के मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, आप बड़े ही मतलब एक तरह से चिंतित होंगे। बड़ी जो पद हैं, बड़े पद हैं, जैसे सीएम, मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, मुखिया होता है,
जब हम वहाँ किसी मेल भेजते हैं, कुछ भी भेजते हैं, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि वो आपको घंटे 2 घंटे के अंदर आप जिस ज़िला से ताल्लुक़ रखते हो उनको वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और हम खुश होते हैं कि चलो मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी को ट्रांसफ़र कर दिया, भेज दिया मेल। शायद अब जिलाधिकारी ऑफिस से कुछ हमारे लिए किसी तरह का संदेश आएगा, किसी भी वार्ता या किसी भी बातचीत के लिए हमें बुलाया जाएगा। वैसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी खुशी बिल्कुल वो खोखली खुशी है। वो जिलाधिकारी के पास जाएगा, उसके बाद ना तो जिलाधिकारी कार्यालय से आपके पास कभी फ़ोन आने वाला है और ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय, जिन्होंने आपकी किसी ईमेल को फॉरवर्ड किया था जो संबंधित जिलाधिकारी के पास, वो कभी उनका सुध लेते हैं कि भाई किसी नागरिक का अगर ये ईमेल आया था और हमने ये फॉरवर्ड किया था तो इसका हुआ क्या कुछ मदद के लायक भी थे वो, या मदद पाए भी, या मदद करने के योग्य नहीं थे, कुछ भी हो सकता। लेकिन उन्हें इस बात का सुध नहीं होगा। हाँ, आप इस बात पर ज़रूर खुश होइएगा कि वो 1 से 2 घंटे के अंदर जो अधीनस्थ पदाधिकारी हैं या फिर जिलाधिकारी हैं उनके पास वो फॉरवर्ड ज़रूर कर दिए जाए। ये गहराई में उतरने की कोशिश ना राज्य सरकारें, ना केंद्र सरकार, ना ही जो हमारे ज़िला में प्रशासन है वो करती है। एक और भी उदाहरण देना चाहूँगा, आपको जान के आश्चर्य होगा। मैं बिहार के धगजरी पंचायत से नवटोली नाम के एक छोटा सा गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। इतनी सारी योजनाएं आई, इतनी सारी पथ निर्माण की योजना, कोई मुख्यमंत्री के नाम पे है, कोई प्रधानमंत्री के नाम पे है, कोई विभिन्न तरह की जो रोज़गार उपलब्ध किए जा रहे हैं, मनरेगा, नरेगा इत्यादि विभिन्न तरह की पथ निर्माण योजना बनी। और उन निर्माण योजनाओं के अंतर्गत आपको जान करके बड़ा ही आश्चर्य होगा कि उस गांव में चारों तरफ सड़कें बनी पड़ी हैं। यहाँ तक कि 3-3, 4-4 फुट की जो सीमेंटेड सड़क होती हैं वो भी बन गई हैं। लेकिन जो गांव में जाने का मुख्य सड़क है वो पता नहीं कितने ठेकेदार आए, कितने ने कोशिश की और कितने क्या हुआ पता नहीं, लेकिन आज तक वहाँ कीचड़ होता ही है और वो पथ कभी आज तक बन के पूरा हुआ ही नहीं। अब आपको क्या लगता है, अगर हम ब्रांचेस छोटे छोटे 3-3, 4-4 फुट के जो रास्ते हैं वो बन गए और मेन जो 10 फुट 12 फुट का रास्ता है अगर वो नहीं बना, तो क्या उनके अधिकारीगण उनको निरीक्षण करने नहीं आए होंगे? क्या वो वैसे ही पेमेंट कर देते हैं ठेकेदार को? और अगर वो आए हैं तो उन्होंने नहीं देखा कि इस गांव का तो मुख्य सड़क ही नहीं है। तो जहां मुख्य सड़क नहीं है वहां ब्रांचेस फिर अंदर अंदर नालियों वाली सड़क बनाने की, जो छोटे छोटे 3-3, 4-4 फुट हैं, जहां से निकल के लोग फिर उसी सड़क पे आएंगे और विभिन्न मौसम में विभिन्न कीचड़ का सामना करेंगे। तो फिर ऐसी सड़कें बनाने का क्या तर्क है, ये समझ में नहीं आता। तो कुल मिला के मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझिए कि अगर मतलब प्रशासन जो है आपके साथ खड़ा हो, आप अगर सही व्यक्ति हैं और उस हिसाब से आपको कोई सलाह देता हो तब तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ जो जिस तरह की व्यवस्था है उस व्यवस्था में सभी सरकारें अपने सचिव पे निर्भर करती हैं। सचिव का एक बहुत बड़ा कुनवा है और वो सचिव पुनः जो प्रशासनिक ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फिर से उस पर कोई फोकस नहीं होता, कोई जांच नहीं होती कि जो चीज़ दिया गया उसका व्यवहारिक क्या प्रेजेंटेशन है, अभी व्यवहारिक तौर पर वो कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है, या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं, मुख्य सड़क तो नहीं है
लेकिन गलियां वाली सड़क बनी पड़ी है। तो इसका एक उदाहरण दिया हूँ मैं अपने व्यक्तिगत गांव से लेकर के। इसी तरीके से ये मैं उन एंटरप्रेनर्स को कहना चाहूँगा जो सोच रहे हैं, जो किसी तरीके से कि चलो जिस तरह की योजना सुनने में आती है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, चाहे किसी राज्य का नाम लेके हो, चाहे कुछ हो, वो आपकी स्टैंड अप या स्टार्टअप से उनको कोई लेना देना नहीं है, ना उसमें वो कुछ मदद कर पाएंगे। हाँ, अगर आपने किसी भी प्रतिष्ठान का अपने जोखिम पे स्थापना किया है और कम से कम 3 सालों तक उसे लाभान्वित रूप में कर दिखाया है, तो उसके बाद आपको कुछ मदद मिल सकती है अगर आप इस दिशा में कोशिश करें तो।